दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा रोकने की याचिका कौन और क्यों लगाया है और याचिकाकर्ता आखिर किन मुद्दों को आधार मानकर हाई कोर्ट से प्राण प्रतिष्ठा रोकने की गुहार लगाई है। और याचिकाकर्ता अगर कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा संविधान के खिलाफ है तो आखिर वह इसके पक्ष में तर्क क्या दे रहा है। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जिस हाई कोर्ट द्वारा राम मंदिर बनाने का फैसला दिया गया, क्या वही हाई कोर्ट दाखिल की गई जनहित याचिका के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा को फिलहाल लंबित भी कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यात्रा के विषय में, जहां एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी को अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से मात देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी पीडीए यात्रा की शुरुआत कर दी है। और इस आधार पर क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी गहरी चाल खेल दी है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सारे दांव फेल होने वाले हैं। और क्या 2024 के चुनाव में जितना खतरा बीजेपी पर बढ़ती जा रही है, उतना ही बीजेपी मंदिरों के माध्यम से देश की जनता को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। और क्या इसी डर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने सभी प्रमुख मंत्री और नेताओं से मंदिरों की साफ सफाई करने का निर्देश भी दे दिया गया है, ताकि देश के सामने वे हिंदुत्व के नाम पर एकमात्र पार्टी के रूप में अपने आप को प्रचारित कर सके। और अगर विपक्षी गठबंधनों द्वारा यह डर बीजेपी के अंदर बना दिया गया है, तो क्या सच में 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आखिर राहुल गांधी के न्याय यात्रा के आधार पर अखिलेश यादव द्वारा पीडीए यात्रा यूपी में बीजेपी के कमर तोड़ने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि पीडीए के तहत अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा के हित की बात करते हैं। तो क्या अखिलेश की जो लखनऊ से दिल्ली तक की 17 जिलों वाली पीडीए यात्रा है, उस यात्रा के माध्यम से क्या अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को साधने में कामयाब हो पाएंगे। और क्या जो सपा 2019 लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें ही जीत पाई थी, क्या उसका आंकड़ा बढ़कर 15 प्लस हो सकता है। और अगर यदि यह आंकड़ा 10 से 15 के बीच में भी पहुंच जाती है, तो यूपी में बीजेपी के सत्ता के लिए कब्र भी खुद सकती है। क्योंकि जिस आधार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, क्या इस भीड़ को बीजेपी नजरअंदाज कर पाएगी। क्योंकि 2019 से 2024 के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि बेहतर रूप से उभरकर लोगों के सामने आई है। और सबसे बड़ा सवाल कि राहुल की बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य वाले मुद्दे के आगे बीजेपी के ध्रुवीकरण टिक पाएगी। और क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम और मंदिर का सहारा इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विपक्ष के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर गाजियाबाद के भोलादास ने हाई कोर्ट से क्यों गुहार लगाई है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के संदर्भ में सुनवाई यथाशीघ्र किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार हिंदू कैलेंडर के पौष मास में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता है। और याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि यदि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सनातनी परंपरा को ठेस लगेगी। तथा साथ ही याचिकाकर्ता ने यहां तक कह दिया कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि तमाम मंत्री और नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। और यह प्राण प्रतिष्ठा केवल चुनावी लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है, जबकि धर्म के नाम पर वोट लेना और मांगना दोनों गैर संवैधानिक है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष पर आधारित है। और इसका मतलब यह होता है कि कभी भी कोई भी सरकार बने, वह सरकार कभी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा, ताकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आदि सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था के आधार पर पूजा अर्चना, उपासना आदि कर सके। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के पीडीए यात्रा के विषय में, जो लखनऊ से 17 जिलों से होते हुए 1 फरवरी को दिल्ली में पहुंचेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी गठबंधन ही जीतेगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद 1 लाख किसानों का सुसाइड हुआ और एनसीआरबी के आंकड़े इसके गवाह हैं। अखिलेश यादव ने रोजगार के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि आजकल नौजवानों को सम्मान और रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है और जिस दिन हमारी सरकार आएगी
उसी दिन बेहतर रोजगार देंगे। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज मोदी सरकार के दौर में ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, कभी फेल नहीं होती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को निर्धनता से बाहर निकालने के नाम पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है, जबकि 2011-2012 के बाद से ही उपभोक्ता सर्वेक्षण के आंकड़े ही जारी नहीं किए गए, जिसके माध्यम से पता चलता है कि गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि 2400 कैलोरी और शहर का रहने वाला कोई भी व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा वाला भोजन करता है तो उसे गरीब माना जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की यह आंकड़े किस फार्मूले पर और कहां से आते हैं, यह तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। आखिर मोदी हैं तो सब मुमकिन है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चुनाव आ गया है कि एक प्रधानमंत्री को जब चुनाव के समय जनता के मूल समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को मुद्दा बनाना चाहिए, तो वह प्रधानमंत्री और बीजेपी इन सब मुद्दों से हटकर मंदिरों पर फोकस कर रही है। और अगर मंदिरों पर फोकस नहीं कर रही है तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी नेता, मंत्री और देशवासियों को 11 दिन तक मंदिर के साफ सफाई के काम में लगा दिए? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के कहने से पहले मंदिरों की धुलाई या साफ सफाई नहीं की जाती थी? और अगर मंदिरों की धुलाई और साफ सफाई वहां के पुजारी और मंदिर संरक्षकों द्वारा नियमित रूप से की जाती है, तो फिर अपने कैबिनेट मंत्रियों राजनाथ से लेकर अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को क्यों मंदिर के साफ सफाई काम में लगा दिए? और न केवल मंत्रियों को ही बल्कि प्रधानमंत्री खुद भी आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर की पूजा की, उसके बाद प्रियार श्री राम मंदिर में दर्शन भी किए, उसके अगले दिन केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा और दर्शन किए। दोस्तों, दर्शन पूजन प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और आस्था के अनुसार सभी को करने की स्वतंत्रता भी है। लेकिन अगर पद प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का हो और दर्शन पूजन और मंदिरों का सबसे ज्यादा महत्व चुनाव के दौरान ही किया जाएगा, तो सवाल तो बनता ही है कि क्या देश हित के सभी गैर धार्मिक मूल मुद्दों को छोड़कर बीजेपी भगवान श्री राम और मंदिर के रास्ते चलकर 2024 की सत्ता की तलाश कर रही है? और उधर राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगा दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा का यह आयोजन धार्मिक नहीं रह गया, यह आयोजन बीजेपी का राजनीतिक आयोजन हो चुका है। और राहुल गांधी का मानना है कि सभी धर्मों, जातियों और वर्गों का सम्मान करते हुए हमने न्याय यात्रा निकाला है, जिसका उद्देश्य लोगों से जुड़कर उनके समस्याओं को जानना और उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करना है। क्योंकि विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि देश की गोदी मीडिया जनता को असल मुद्दों से भटकाते हैं और सही चीज ना दिखाकर केवल मोदी सत्ता के महिमा मंडन में लगे रहते हैं। इसलिए विपक्षी दलों का मानना है कि हमने सीधे जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को जानने का फैसला किया है। सवाल यह है कि यदि विपक्षी दलों के सभी पार्टियों द्वारा 2024 तक इसी प्रकार दमखम से जनता से सीधे संपर्क किया जाता रहेगा, तो क्या बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव जीतना मुश्किल नहीं हो जाएगा?